जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं अपने पार्ट 1 में बताया था अपने फेस सेकंड के एक्सपीरियंस के बारे में, और आज मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ पूरा अपना मेडिकल एक्सपीरियंस। मेरे साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन से चेकअप हुए, किस में ज़्यादा पॉइंट्स मिले, कितने बच्चों को ग्रीन कार्ड मिला, कितने बच्चों को रेड कार्ड मिला। तो आज मैं आपको पूरा मेडिकल एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो जो मेरा मेडिकल था वो था 11 BRD ओझर नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है। और वहाँ हमारी रिपोर्टिंग थी 19 फरवरी 2024 को सुबह 6 बजे। या नो 6 बजे नहीं, 5 बजे ही थी। तो हमारी जो रिपोर्टिंग थी वो थी 5 बजे 11 BRD ओझर नासिक। हम वहाँ अपने टाइम पर रिपोर्ट कर गए। फिर वहाँ पे जो वहीं पे गेट पे जो उस यूनिट के गेट में थी बस आई और हमको ले जाके पूरा SMC में ले गया गया, सिलेक्शन मेडिकल सेंटर के पास। वहाँ पे ले गए, हमको बैठाया गया, फॉर्म भरवाए गए। फॉर्म कौन से थे इस बार थे कि आपको कोई पहले इंजरी ना हुई हो, कोई इन्फेक्शन, कोई पोलियो, जो भी आपका रहता है पूरा डिटेल उसमें फिल करवा देते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद से फिल करवाने के बाद हमारे बैग वैग रखवा दिए गए और बोले कि अपना एक जो फेस सेकंड में एडमिट कार्ड मिलता है उसके लिए, मेडिकल के लिए, तो आप उसको ले लीजिए। और उसके बाद से फिर हमको उसको लेने के बाद और आधार कार्ड लेने के बाद बोला कि आप अपने आप सारे ड्रेस उतार सकते हैं, बस आपको अंडरवियर में रहना है। तो हमने वहाँ पे ड्रेस उतार लिया और फिर अंडरवियर में रहे। और उसके बाद से हमारा हुआ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के बाद उन्होंने हमको ब्रेकफास्ट कराया। ब्रेकफास्ट में था पराठे और आलू की सब्जी या फिर भुजिया, कुछ भी कह लीजिए, और जिसको चाय पीना तो वो चाय भी पी सकता है। फिर ये सब होने के बाद फिर हमको दोबारा से अंदर ले गया और एक बार खाना खाने के बाद ब्लड टेस्ट चेक हुआ। ब्लड टेस्ट होने के बाद सब बच्चों के लगभग, कितने बच्चों की हमारी रिपोर्टिंग थी, 45 बच्चों के आसपास की रिपोर्टिंग थी 11 BRD ओझर 19 फरवरी 2024 को। तो लगभग उनमें से फिर 15-15 के ग्रुप बना के या फिर 10-10 के ग्रुप बना के डिवाइड कर दिया गया। कोई हाइट वेट के लिए चला गया, कोई ENT के लिए चला गया, है ना, कोई ECG के लिए चला गया, ऐसे सबको ग्रुप बन गया। तो मेरा जो ग्रुप था, तो सबसे पहले हमारे हुआ हाइट हुआ हमारा, हाइट के बाद वेट हुआ, वेट के बाद से लेग्स का मेजरमेंट हुआ, लेग्स का मेजरमेंट हो गया और उसके बाद से हम आ गए बाहर। वो सारी चीज़ें नोट करते रहते हैं। नोट करने के बाद आपको एट अ टाइम कुछ नहीं बताएंगे कि आपको किस में पॉइंट्स मिले हैं। जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा तो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका ओवर वेट है, या फिर आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका अंडर वेट है। आपका लेग्स एक्सपेंशन जो होता है, एक लेग होती है ऐसे सीट रखी रहती है पूरी, उसमें आपको लेटा देते हैं पाँव सीधा करके, और वो लेग्स का मेजरमेंट चेक करते हैं कि आपको कितना लेग के दोनों लंबाई बराबर है कि नहीं। उसके बाद से जब हमको वहाँ से निकाला गया, उसके बाद से हमारे आइज़ का चेकअप हुआ। उनके पास एक बुकलेट रहती है, उसमें वो रीड करवाते हैं। उसके बाद से इंट्रोडक्शन भी बुलवाते हैं, शायद टीथ के लिए चेकअप करने के लिए कि आप प्रॉपर ढंग से बोल पाते हो या फिर नहीं। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का आउट होता होगा, क्योंकि आप फेस सेकंड दे के आए तो आप जब प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होगी तभी दिक्कत कर गए। तो उसके बाद से अपना वो चेक करते हैं। तो आइज में कुछ बच्चों को पॉइंट्स मिल जाता है। स्पेक्स अगर है तो आपको वो लिखवा कर जाना पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शंस। उसके बाद से हमारा आइज का चेकअप हुआ और आइज के चेकअप के बाद फिर हम बाहर आ गए। उसके बाद से हमको ड्रेस पहनने के लिए बोल दिया गया और ड्रेस पहनने के बाद हम थोड़ा दूर चले गए जहाँ पे हमारा होना था एक्सरे। वहाँ पे हमको बैठाए रहे, कम से कम आधे घंटे के आसपास वहाँ बैठाया रह गया। एक्सरे करवाने गए तो में ऊपर का जो शर्ट या फिर आप बनियान जो भी रहते हैं आपको पूरा रिमूव करना रहता है और आपका एक्सरे होता है। एक्सरे करने के बाद आपका एक्सरे हुआ। एक्सरे करने के बाद हम लोग फिर वापस आ गए और उसके बाद से हमारा जो हुआ तो ECG हुआ, उसके बाद से BP हुआ और इनकी ये हो गया। मतलब प्रोसेस सारे होते हैं बट थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा रहते हैं और सबको परफॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद से हमारे एक्सरे के बाद वापस वहीं पर आ गए और हमारा हुआ फिर उसके बाद से ECG हुआ और BP हुआ। BP में जिनको 1-2 बार में BP अगर नॉर्मल नहीं आ रही थी तो उनको बोल रहे थे कि आप BP पानी पी लीजिए, थोड़ी देर बाद BP चेक कर लेंगे, 2 बार BP चेक कर लेंगे, 3 बार BP चेक कर लेते हैं।
लेकिन अगर आपकी बार बार ज़्यादा ही हाई बीपी आ रही है तो फिर आपको प्रॉब्लम है, आपको पॉइंट्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ईसीजी में भी सेम केस है, अगर आपका एक बार एबनॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट आ गई, 2 बार एबनॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट आ गई तो दोबारा कर देते हैं, बट अगर आपकी बार बार ईसीजी नॉर्मल नहीं आ रही है तो फिर आपको पॉइंट उसमें भी मिल जाएगा। उसके बाद से चेस्ट में वो लेंगे, मतलब जब चेस्ट का एक्सरे होता है उसमें आपका बेसिकली वो देखते हैं कि जो आपको पीठ की हड्डी है, जो पीछे वाली हड्डी होती है, बैकबोन, स्पाइनल कोड अपन जिसको बोलते हैं, जो नीचे तक जाती है, वो आपकी सीधी है या फिर नहीं है। क्या कभी किसी की टिल्टेड होती है ऐसे शेप में, इस शेप में होती है, तो आपको वो नहीं होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो एक्सरे से वो देखते हैं, चेस्ट में देखते हैं कोई आपके प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ तक की सारी बात हो गई। उसके बाद से जब हमारा ईसीजी में फिर पूरे कपड़े उतरवा देते हैं, बस आपको अंडरवियर में रहना रहता है। और उसके बाद से फिर हमारा अंदर ले जाते हैं एक प्राइवेट रूम में, मतलब हॉल टाइप में रहता है, और वहाँ पे सारे लड़के ऐसे लाइन से खड़े हो जाते हैं। हमारे बैच में क्योंकि 45 की रिपोर्टिंग थी उस दिन, तो 15-15 के 3 ग्रुप बन गए, तो हमारे ग्रुप में 15 लड़कों को ऐसे बिल्कुल खड़ा कर दिया गया। उसके बाद से वो चेक करते हैं आपको नौकनी है कि नहीं है, फ्लैट फुट है कि नहीं है, आपके पाँव का जो मूवमेंट है, हाथ का मूवमेंट है, ऐसे स्ट्रेट करवा के आपके हाथ बिल्कुल नहीं एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद से कैरी एंगल एकदम सीधा होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा ना तो ज़्यादा एंगल हो या फिर कम एंगल हो, तो आपको पॉइंट्स उसमें मिल जाता है। उसके बाद से आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है खड़े होते, मतलब ये जो आपकी वाला ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, तो इसको जो है ये आपको बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नहीं एक ऊपर हो और एक नीचे हो, इसमें भी आपको पॉइंट मिल जाता है, दोनों बिल्कुल सीधे होने चाहिए। चेस्ट का आपका एक्सपेंशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर आपका चेस्ट एक्सपेंस कम हो रहा है तो उसमें पॉइंट मिलता है। उसके बाद से पाँव के मूवमेंट, आपका जो एंकल है वो पूरा ऐसा रोटेट होना चाहिए। स्टेबिलिटी वो लोग चेक करते हैं, आंख बंद करा देंगे और एक पाँव में आपको खड़े होने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर उस सेम कंडीशन दूसरे पाँव में हाथ बंद करा के आपके कान का चेकअप होता है, ओके। मशीन लिए रहते हैं और वहाँ से कान चेक करते हैं। कान में अगर आप लोग मेडिकल में जा रहे हैं तो वैक्स क्लीन करा कर जाइएगा, वैक्स में भी पॉइंट मिल जाता है, और जो रीमेडिकल में क्लियर हो जाता है, बट फिर आपको रीमेडिकल में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, जो मैं झेल चुका हूँ। मुझे रीमेडिकल में पॉइंट मिल गया था, सॉरी मेडिकल में पॉइंट मिल गया था, रीमेडिकल में तो मिलता तो आउट ही हो जाता। मेडिकल में मुझे पॉइंट मिल जाता, तो आप ईयर वैक्स क्लीन करा सकते हैं। डीएनएस आपका चेक करता है, जो नोज वाले पॉइंट होते हैं, आपकी जो नाक की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ओके। डीएनएस में अगर आपको पॉइंट मिल गया तो आप 100% आउट हैं, आपको रीमेडिकल में भी कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए जो बच्चे अभी फॉर्म भरे हैं एयरफोर्स का, अगर आपको डीएनएस का पॉइंट है तो प्लीज़ आप एयरफोर्स के लायक नहीं हैं, यू आर अनफिट फॉर द एयरफोर्स। मेडिकल एक ऐसा क्राइटेरिया होता है, अगर आप रिटर्न में फेल हो गए तो आप मेहनत करके रिटर्न दोबारा निकाल सकते हैं। फेज सेकंड में अगर आप फेल हो गए तो मेहनत करके आप दोबारा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेडिकल में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि क्योरेबल नहीं होते, उसमें आप परमानेंट आउट हैं, देन यू आर नॉट फिट फॉर एयरफोर्स और यू आर नॉट फिट फॉर डिफेंस। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, तो आपको अगर डीएनएस में पॉइंट है तो आप उसमें आउट हो सकते हैं। उसके बाद से आपके स्वेटी पाम्स चेक होते हैं। स्वेटी पाम्स में बहुत बच्चे बाहर होते हैं और उनको रीमेडिकल में भी कोई नहीं बचा सकता। स्वेटी पाम्स में मैंने देखा है जिन बच्चों को रीमेडिकल मिला था वो बच्चे भी डायरेक्टली आउट हैं। तो अगर आपको स्वेटी पाम्स है तो एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूंगा, आपका 1, 1.5, 2 महीने, 5 महीने में स्वेटी पाम्स ठीक नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको अभी से 1.5-2 साल आपको स्वेटी पाम निकालने में समय लगेगा। वो स्वेटी पाम्स कैसे चेक करते हैं, आपको ऐसे बोलेंगे, आप इसको ऐसे हाथ अंगूठे को ऐसे अंदर डाल के इसको क्लोज कर लीजिए और हाथ को नीचे करवा देंगे, और फिर आपको 20 मिनट्स तक कंटिन्यू जंप कराते हैं। इस प्रोसेस में आपको हाथ बंद करा के जंप में वो 2 चीज़ चेक कर लेते हैं। पहला, आपकी जो वेन्स, जो पाँव की वेन्स होती है, नस, वो आपकी नस तो नहीं निकल रही। तो उन्होंने मेरा नस देखा था, ऐसे उन्होंने चेक किया। मेरी रनिंग करते करते क्या होती है, नस निकल आती है पाँव की, तो मेरी भी हल्की पाँव की नस निकल आई थी। बट फिर उन्होंने टॉर्च मार के देखा, ऐसे हाथ से देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो नॉर्मल एक पतली सी थी नस, हल्का सा दिख रही थी। आपकी मेन जो दिक्कत है वो आपके गांठ नहीं बननी चाहिए, जो नस की है वो गांठ नहीं बननी। अगर हल्का सा नस निकली है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा भी नस नहीं निकलनी चाहिए। इसीलिए आपको डाइट में ध्यान रखना है। आप एक्सेसिव रनिंग कर दें और आपकी नस निकल जाए तो फिर वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक जो नस थी वो हल्की सी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी आई। और उसके बाद से नस देख लिया एक तो आपने उन्होंने, उसके बाद से क्योंकि आप जब बहुत देर तक जंप करेंगे तो नस अपने आप निकल आती है। उसके बाद से फिर उन्होंने, हाथ में पसीना भी आ जाता है तो वो पसीना भी चेक कर लेते हैं।
अगर पसीना आ गया देन यू आर, आपको वहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा और आपको रीमेडिकल में दोबारा जाना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं मिलता तब तो वेल एंड गुड है। और उसके बाद से यही सारी चीज़ें चेक होती है। मैंने आपको बता दिया, नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, उसके बाद से स्वेटी पाम्स हो गया, कैरी एंगल्स हो गए, डीएनएस हो गए, आइस का टेस्ट हो गया, ईयर का टेस्ट हो गया, टीथ का टेस्ट हो गया, ओके, आपके नीज का टेस्ट हो गया, स्टेबिलिटी टेस्ट हो गई, बस यही सारे टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद से आपको प्राइवेट पार्ट को लिए चेक किया जाता है और आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है। प्राइवेट पार्ट ऐसा नहीं चेक होता कि सबको एक साथ बोल देंगे कि आप अपनी अंडरवियर रिमूव करिए, जी नहीं। एक रूम रहता है, उसमें ऑफिसर बैठते हैं और वहाँ पे एक एक करके आदमी को बुलाया जाता है। एक मतलब वाई ग्रुप के असिस्टेंट रहता है जो कि पॉइंट नोट करता है, और एक ऑफिसर रैंक रहते हैं जो कि चेकअप करते हैं। तो पहले इंस्ट्रक्शन दे देते कि हैं जैसे ही आप रूम में आओगे तो हम आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि आपको अंडरवेयर डाउन करना, आपको तुरंत डाउन करना ही पड़ेगा, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू द मेडिकल चेकअप। तो आपको बॉडी के हेड से लेके आपके टो तक हर चीज़ें चेक होनी है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर जैसे ही तो मैं अपना बताऊँ कि अंदर गए और हमने अपना अंडरवियर रिमूव किया, फिर उन्होंने चेक किया, जो उन्हें चेक करना था वो हर चीज़ चेक करते हैं। खांसने के लिए बोलते हैं तो वो अपने हिसाब से जो चेक करने होते हैं। आपके प्राइवेट पार्ट में हर एक चीज़ सिस्टमेटिक होनी चाहिए। उसके बाद से जो आपके बॉल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ओके। फिर उसके बाद से जिनका प्राइवेट पार्ट क्लियर हो जाता है वो वहाँ से निकल आते हैं। फिर उसके बाद से और आगे जाते हैं, मतलब फिर उसके बाद हमको आगे ले गया गया और वहाँ पे हमको लेटाने के बाद पेट में कुछ चेकअप किया गया। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। पहले बोले ज़ोर ज़ोर से सांस लीजिए, तो कुछ पीठ में चेक किए, पेट में पकड़ के चेक किए। आई डोंट नो उन्होंने क्या चेक किया, मुझे वो पॉइंट बस मुझे वही नहीं समझ में आया कि उसमें क्या चेक हुआ है। फिर लगभग इस प्रोसेस को शाम हो जाती है पूरा होने में। इतना ही था मेडिकल में, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूँ। शुरू में स्टार्टिंग में अपना ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, हाइट, वेट, चेस्ट, लेग एक्सपेंशन, आइज और टीथ। उसके बाद फिर चेस्ट हुआ, ईसीजी हुआ, बीपी हुआ, और उसके बाद से हमारे यही स्टेबिलिटी टेस्ट, फ्लैट फुट, नॉकनी, स्वेटी पाम्स, कैरी एंगल्स, उसके बाद से दोनों शोल्डर्स, कान, नाक, डीएनएस, प्राइवेट पार्ट्स, और लास्ट में वो पेट वाला चेकअप था, वो मुझे खुद नहीं समझ में आया क्या था। ये आपके मेजर पॉइंट्स रहते हैं, ओके। तो फिर उसके बाद से थोड़ी देर बैठाने के बाद ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड के लिए आते हैं। तो हमारे बैच में 30 बच्चों को, 45 बच्चे थे, तो 45 बच्चों में से आई थिंक 15 से 17 बच्चों को केवल ग्रीन कार्ड मिला। बाकी जितने बच्चे थे 27 से 30 बच्चे, सबको रेड कार्ड मिल गया। और उन रेड कार्ड में से मैं भी एक था, मुझे भी रेड कार्ड मिल गया था। मुझे रेड कार्ड मिल गया था ओवरवेट के पॉइंट में। मेरा जो वेट था वो 6 kg ज़्यादा था, मेरा वेट था 76 kg और वेट चाहिए था 70 kg के आसपास। तो मुझे रीमेडिकल मिल गया ओवरवेट में। और फिर उसके बाद से रेड कार्ड जब मिल गया तो उसके बाद से एक EMRO फील होता है। EMRO क्या होता है, आपको अपील करना पड़ता है अपील मेडिकल बोर्ड के लिए, ताकि आप रीमेडिकल के लिए दे सकें। अगर आप EMRO फील नहीं करते हैं तो आप रीमेडिकल में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने AMB में रिपोर्ट नहीं किया है। AMB होता है अपील मेडिकल बोर्ड, आपने अपील मेडिकल बोर्ड में नहीं किया है तो आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए एयरफोर्स आपको एक दूसरा मौका देती है मेडिकल देने के लिए, तो आपको उसमें अपील करना पड़ता है, EMRO फिल करना पड़ता है, जो कि 40 रुपये का होता है। और फिर उसके बाद एयरफोर्स आपको दोबारा से रीमेडिकल कंडक्ट करवाती है। रीमेडिकल में चेकअप वही होता है जो कि आपको मेडिकल में पॉइंट्स मिले हों। जैसे मेरा ओवरवेट में पॉइंट था, दैट्स इट। उसके बाद से जब आप रीमेडिकल में जाते हो तो रीमेडिकल में कम से कम 4 से 5 दिन आप समय लेकर जाइएगा। रीमेडिकल में मैं गया, मुझे रीमेडिकल मेरा था 11 मार्च 2024 को 40 बिंग ग्वालियर में था। तो मेरा वहाँ पे रीमेडिकल था। रीमेडिकल में मैं गया, 4 से 5 दिन लग गए। बहुत टाइम लगता है रीमेडिकल में, बहुत परेशान करेंगे वो लोग आपको, ठीक है। रीमेडिकल में मेरा ओवरवेट वाला पॉइंट क्लियर हुआ। मेरा जो वेट था वो हो गया था 72 kg। मैंने 4 किलो वेट लूज़ किया 15 दिन में। तो यही था मेरा पूरा मेडिकल एक्सपीरियंस। और फाइनली मुझे मेडिकल में रेड कार्ड मिलने के बाद रीमेडिकल में मुझे ग्रीन कार्ड एट लास्ट मिला। ग्रीन कार्ड का वीडियो भी मेरे यूट्यूब में अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में। तो ये था मेरा पूरा मेडिकल एक्सपीरियंस।
हमने पूरा मेडिकल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको मेडिकल लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको पूरे बॉडी के हेयर्स रिमूव करके जाना है, अदरवाइज वहाँ पे जो एयरफोर्स के पर्सनल हैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे और जो कि बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप अपने पाँव को छोड़कर जितने भी आपके बॉडी के हेयर्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हो गए, उसके बाद से बियर्ड्स हो गए, ये सब आप क्लीन करके चले जाइए। हाथ के मतलब हैंड हो गए, चेस्ट, आपको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, आपको बॉडी पार्ट्स के हेयर रिमूव करके जाने हैं। दूसरी बात, आपको अपने जो ईयर वैक्स है वो भी क्लीन करवाना है, मतलब आपके अगर कान में कोई कचरा तो आप क्लीन करवा सकते हैं। आप अपने टीथ को क्लीन करवा सकते हैं, मशीन्स आती हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपके दांत साफ कर देंगे। फालतू में जिन पॉइंट्स में आपको पॉइंट नहीं मिलना चाहिए उसमें भी पॉइंट मिल जाएगा। इससे अच्छा है आप पहले से ये सब करवा के जाएं। अगर आपको और पता है तो प्लीज़ मेडिकल के 10, 15, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले कोई भी सर्जरी मत करवाइए, क्योंकि हो सकता है वो आपको वहाँ पे मेडिकल में पॉइंट दे दें। हमारे केस में एक लड़का था जिसने जला हुआ था पूरा, ये वाला जो उसका फेस था वो पूरा यहाँ पे जला हुआ था, ठीक है। उसको रीमेडिकल मिल गया था, रीमेडिकल में बेचारा वो आउट हो गया। बट सेम सेंटर में, सेम सिनेरियो में एक बच्चे को लेग में जो काफ्स होते हैं वहाँ पे सेम कंडीशन थी, जो उसके हाथ में थी उसके पाँव में थी, लेकिन वो बंदा क्या हुआ, क्लियर हो गया। तो कभी कभी मेडिकल में किस्मत की भी बात होती है, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा मेडिकल और रीमेडिकल का एक्सपीरियंस। तो मुझे पहले मेडिकल में पॉइंट मिला ओवर वेट में, फिर मैंने उसको रीमेडिकल में काट दिया 4 kg लूज करके। तो आई होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रुप डिस्कशन के ऊपर कोई एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी का वीडियो बनाए, या फिर रिटर्न कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि मेरे 37 मार्क्स थे एयरफोर्स इंटेक 2024 में, और मैंने मैथ्स में 16 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 16 के 16 सही थे, और फिजिक्स में भी 11 थे। तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, कैसे एयरफोर्स आपको क्लियर करना है, ओके। उसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तैयारी करते रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।